आप सभी को राष्ट्रीय संविधान दिवस की हार्दिक बधाइयां। As we all know that on 26 November 1949 Indian Constitution was adopted. 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। इसीलिए इस ऐतिहासिक दिन को, भाई 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी को हम लोग हर साल अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जो हिस्टोरिक मोमेंट था, दैट इज योर 26 नवंबर, इस ऐतिहासिक दिन को भी हमें जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है वो घोषित किया और हम हर साल 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है? और बीच में ये सारी बातें उठी कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए और तमाम देशों के एग्जाम्पल्स दिए गए और ये बात आई कि अब समय आ गया है कि भारत के संविधान को भी रीराइट करना चाहिए। तो ये संविधान क्या है और क्या हमें संविधान को रीराइट करने की आवश्यकता है? आज मैं अभिषेक मिश्रा आपके साथ इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो संविधान क्या होता है और संविधान को क्यों लिखा जाता है, आइए इसको समझते हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। संविधान किसी भी देश का एक आईना होता है। संविधान किसी भी देश की एक फिलॉसफी होती है, उसका दर्शन होता है, उसकी आत्मा होती है। कहा जाता है अगर आपको किसी भी देश को समझना है, उस देश की संस्कृति को समझना है, उस देश के लोगों को समझना है, उस देश की सरकार को समझना है, वहां के समाज को समझना है, तो आप उस देश के संविधान को पढ़ लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको भारत को समझना है तो आप भारत के संविधान को पढ़ लीजिए, आपको इंडिया समझ में आ जाएगा। अब बीच में अक्सर डिबेट का ये मैटर रहता है, अक्सर ये बातें उठी, अभी कुछ दिन पहले भी ये बात उठी थी कि भारत के संविधान को हमें रीराइट करना चाहिए और कई एग्जाम्पल्स दिए गए कि देखिए उन्होंने अपना संविधान रीराइट किया, उन्होंने अपना संविधान रीराइट किया, तो अब हमें भी अपना संविधान जो है वो फिर से लिखना चाहिए, क्योंकि संविधान जो है हमें अपने आकांक्षाओं को, अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने से रोकता है, क्योंकि संविधान हमारा बहुत सालों का या बहुत साल पुराना का है। आज के अकॉर्डिंग, आज के कानून, आज के समाज, आज के जो भी डेवलपमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन फिट नहीं करता। तो क्या हमें संविधान को रीराइट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना चाहिए? इसको समझने से पहले संविधान का डेवलपमेंट कैसे रहा हमारे देश में, उस पर हम लोग एक नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान को जो है 26 नवंबर को हमने 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया और इसीलिए हम इसको संविधान दिवस के रूप में भी अपनाते हैं ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। और लगभग ये पूरी एक्सरसाइज, कठिन परिश्रम की पूरी एक्सरसाइज जो है वो लगभग 3 वर्षों तक चली। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारत के संविधान को लिखने के लिए। यहाँ पर ये बात भी आपको जानने की जरूरत है कि भारत जैसे देश में एक संविधान से हम चलते हैं, फिर चाहे वो केंद्र है या राज्य है। तो आप देखेंगे कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक बार एक लाइब्रेरी में एक सज्जन पहुंचे और उन्होंने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को मांगा। उन्होंने कहा हमें फ्रांस का संविधान चाहिए। तो जो लाइब्रेरियन थी वहां पर बैठी, वो हंसने लग गई और उसने कहा कि हम ऐसी चीजें नहीं रखते जो रेगुलरली चेंज होती रहती हैं। दैट मीन्स दैट वी डोंट कीप पीरियोडिकल्स। तो रेगुलरली जो चीज चेंज हो रही है हम उसको लाइब्रेरी में नहीं रखते ना। ये एक तरीके का सटायर था, एक तरीके का जोक था, एक तरीके का कमेंट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि 1791 से लेकर के 1958 तक फ्रांस में दर्जनों संविधान जो है वो देखे गए और फ्रांस ने कई संविधान को फॉलो किया, अडॉप्ट किया। फाइनली जो अभी हमारा जो अभी जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है फाइनली फिर अडॉप्ट हुआ। तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर दर्जन संविधान जो है वो अडॉप्ट जो है वहां किए गए। तो ये एक तरीके का जोक है, कमेंट है कि किस तरीके से देशों ने स्ट्रगल किया एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में, जिस पर एक समाज का, एक राजनीतिक पूरा एक कंसेंसस हो, एक आम सहमति हो। और ये इंडिया जो है वो वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल है। नो, अगर हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ में हम ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के हैं। आप देखेंगे कि नेपाल ने जो है
वो 1948 से और 2007 के बीच में 6 संविधानों को अपनाया। नेपाल हैड 6 कॉन्स्टिट्यूशंस बिटवीन 1948 एंड 2007 बिफोर सेटलिंग डाउन फॉर द प्रेजेंट वन इन 2015। और फाइनली 2015 में जो वर्तमान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, उसको सेटल किया गया। इस तरीके से साउथ अमेरिका का चिली जो देश है, उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के लिए 2021 में बात उठी वहां पर। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जो है वो नए संविधान को लिखने के लिए कुछ महीने पहले हाँ कहा है, उन्होंने हामी भरी है। तो एक्चुअली में किसी भी देश में संविधान को रीराइट करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, क्या जरूरत पड़ती है संविधान को रीराइट किया जाए, फिर से लिखा जाए? तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पाता, राजनीतिक तौर पर सहमति नहीं बन पाती, कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज आते रहते हैं। दूसरा, वहां पर लैक ऑफ कंसेंसस, कुछ सिद्धांतों पे नहीं बन पाता कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बात की गई है या कुछ वहां पे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल नहीं करते या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते। तो या तो पॉलिटिकल इशू हो जाता है या तो लैक ऑफ कंसेंसस हो जाता है, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं इन सभी एक्सरसाइजेस के पीछे कि किसी भी देश में संविधान रीराइट हो रहा है। नाउ अगर हम भारत के संविधान की जर्नी को देखें, उसकी एक स्टोरी को अगर हम समझें इन शॉर्ट, तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान को जब लिखने का काम शुरू हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार हो रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी जब प्रिपेयर किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका चेयरमैन बनाया गया, हेड बनाया गया, तो हमारा जो संविधान है ना, वो बड़ा डिफरेंट और बड़ा यूनिक संविधान माना जाता है, जो आज इतने वर्षों से आप देखेंगे सक्सेसफुली काम कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तब तक फेल नहीं होता जब तक वहां का पॉलिटिकल सिस्टम या वहां के लीडर्स जो है संविधान को फेल नहीं कर देते, तो अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन कभी फेल नहीं होगा। ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब प्रिपेयर करने की बात आई, तो जब संविधान सभा में संविधान जो है वो डिस्कशन किया गया, नंबर ऑफ डायलॉग्स, नंबर ऑफ डिबेट्स चले कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने लगभग 7,000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स पेश किए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो आज हमारा संविधान इतने वर्षों से चल रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमने एक हार्डकोर डिबेट कराई, एक हार्डकोर डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय और संविधान को लागू करते समय, हर एक राइट्स पर, हर एक प्रोविजंस पर, फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट का हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का इशू हो, चाहे सेंटर स्टेट रिलेशन हो, हर एक पॉइंट पर हमने डिबेट किया, जबरदस्त बहस चली, कई अमेंडमेंट्स किए गए, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, नहीं वैसे होना चाहिए। तो आप देखें कि लगभग 7,000 से ज्यादा संशोधन जो हैं वो मेंबर्स ने सजेस्ट किए, जिसमें से कि 2,000 से ज्यादा जो अमेंडमेंट्स थे उनको लगभग 114 वर्किंग डेज के दौरान जो है उस पर डिबेट की गई, उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको डिस्कशन किया गया, और फिर फाइनली लगभग 3 वर्षों की मेहनत के बाद ये परिणाम हमको मिला कि हमने अपने संविधान को अपनाया और फाइनली उसको लागू किया। तो इट्स अ वर्क ऑफ डेडिकेशन, इट्स अ वर्क ऑफ हार्ड डिबेट एंड इट्स अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। और जब संविधान हमारा इंप्लीमेंट हुआ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस दौरान उस समय 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स रखे गए थे, और इस संविधान से जो उस समय की जो जनसंख्या थी या उस समय के जो लोग थे, उनको एक नई उम्मीद दिखी, उनको एक नया जो है ये संविधान उनके लिए एक नया सवेरा लेकर के आया कि हाँ, इस तरीके का हम अपना देश बनाएंगे और इस तरीके की बातें जो है हमारे देश में होंगी। तो एक तरीके से वो उनके लिए एक नया सवेरा लेकर के आया कि आजादी के बाद जो है सबके अधिकार सबको दिए जाएंगे, सबको न्याय जो है वो भारत में मिलेगा, भारत का संविधान सबके लिए समानता, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेगा। स्पेशली जो टोटल पॉपुलेशन रही, स्पेशली उनमें से जो अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजन्स थे, खास तौर से आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो थे, उनके एक्सप्लॉयटेशन को हमने रोका कि नहीं, उनका संविधान जो है उनके शोषण को रोकता है और उनको भी हम अपने देश में, अपने समाज में एक सम्मान के साथ
जीवन जो है वो देंगे, ये उनका अधिकार बनाया गया। नाउ जब कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना जब शुरू होती है तो कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसमें कौन सा हार्ड वर्क रहा, वो तो कॉपी है, कट एंड पेस्ट है। और अक्सर जो आलोचना करते हैं संविधान की वो कहते हैं कि प्रेजेंट डे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एक कॉलोनियल रिजल्ट है, कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज द कॉपी कैट और इट इज द कॉपी पेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसी की तो टोटल कॉपी है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है कि हम ये कहें अगर कि भारत का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 की कॉपी है तो ये पूरी तरीके से ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं बैठता। हाँ, ये बात अलग है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था वो भारत के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत के शासन को स्थापित करने के लिए आया था। तो उस समय जब 35 में कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा गया तो हम एक कॉलोनी थे। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो सिमिलैरिटीज की अगर आप बात करते हैं तो कॉलोनियल वर्ड या कॉलोनियल टैग जो है वो आपको मिल सकता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रिप्लिका है, उसकी कॉपी है, इट्स नॉट ट्रू। तो फिर भारत के संविधान को हम किस तरीके से ट्रेस करते हैं या किस तरीके से हम जो है उसको कह सकते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की वो स्पीच जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी 26 नवंबर 1949 को, तो उन्होंने ये बात बोली दैट वी आर नॉट बाउंड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कंप्लीटली एंड फुल्ली फॉल्स इन द लाइन विथ न्यू कैटेगरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हम पूरी तरीके से बाध्य नहीं है ऐसे किसी संविधान को फॉलो करने के लिए या ऐसे किसी दिशा निर्देश को या रूल्स को फॉलो करने के लिए जो वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके साथ फिट बैठता हो। मींस हमारे पास ये स्वतंत्रता थी, हमारे पास ये अधिकार था कि हम अपना नया संविधान स्थापित करें, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एग्जैक्ट फॉलो कर ले। उसी समय राजेंद्र साहब ने यह भी बोला दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज not to an inconsiderably extent been influenced by such realities as facts of history of our country। हाँ, ये बात सच है कि भारत का संविधान जो है वो तमाम इतिहास की तमाम घटनाओं से बिल्कुल जो है वो प्रभावित हुआ था। और उसी में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी जब हमारे देश में साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन नाम सुना ही होगा आपने। 1927 में भारत में साइमन कमीशन आता है जिसका इंपॉर्टेंट काम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के वर्किंग को रिव्यू करना। और हमारे देश में उस समय जो आजादी की लहर चल रही थी, जो राष्ट्रीय नेता थे, जो जंगे आजादी के मतवाले थे, दीवाने थे, जो उस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कर रहे थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, बाइकॉट कर दिया। और बाइकॉट इस आधार पर किया गया क्योंकि इस साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, तो कोई भारतीय ना होने से इसका विरोध किया गया। अब जाहिर सी बात है जब भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया तो ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगेगा, अंग्रेजों को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इसका एक टास्क देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना या उस पर सजेशन देना भी था। तब फाइनली ब्रिटिशर्स को अपनी मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास होता, इसकी वजह उन्होंने हमको ही चैलेंज दे डाला और हमको ही उन्होंने चुनौती दी कि आप बड़ा विरोध करते हैं, आप बड़ा दिखाते हैं कि हम अपना संविधान बनाएंगे, बार बार हम भारतीय उस समय बोल रहे थे, कह रहे थे। तो अंग्रेजों ने हम ही को चैलेंज दिया और कहा ठीक है, आप एक ऐसा संविधान लिख करके दिखाइए जो आपका संविधान जो है आपके पूरे पॉपुलेशन को एक्सेप्टेबल हो। और ब्रिटिशर्स ने ये चैलेंज हमको दिया। ऐसा ही कुछ चैलेंज एक ब्रिटिश बहुत महाशय थे, जनरल या आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे उस समय, ब्रेकनहेड, इन्होंने भी भारत को ये जो है चैलेंज दिया था इन हाउस ऑफ लॉर्ड इन 1925 और बोला कि भारत जो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करके दिखाए, एक संविधान लिख करके दिखाए जिस पर सबकी आम सहमति हो। अब ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा चैलेंज दे दिया, तो इस चैलेंज को भी हमारे लीडर्स ने एक्सेप्ट किया, उन महान नेताओं ने उस समय इसको एक्सेप्ट किया। और फाइनली एक्सेप्ट करने के बाद 1927 दिसंबर 1927 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो सेटअप की गई और जिसमें कहा गया कि हम अपना संविधान लिख करके दिखाएंगे। और इसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट रहा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ योर नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में
नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, पेश किया जाता है। और इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मोतीलाल नेहरू ने इसको लीड किया था। इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस साहब थे, इसमें एनी बेसेंट जी थी, एम.आर. जयकर थे और जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो जो कमेटी या जो उस समय रिपोर्ट बन करके आई उसी को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये नेहरू रिपोर्ट है जो बहुत हद तक आज के संविधान को इन्फ्लुएंस करती है। जो नेहरू रिपोर्ट लिख करके आई उसमें टोटल 22 चैप्टर्स थे, 88 आर्टिकल्स थे। हाँ, ये बात ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की गई, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसने बेस तैयार कर दिया फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। इस नेहरू रिपोर्ट में आज के कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द टॉपिक ऑफ बाइकैमरल पार्लियामेंट, द टॉपिक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सेंटर स्टेट रिलेशन। ये सारे टॉपिक्स नेहरू रिपोर्ट में भी टच किए गए और यही सारे टॉपिक्स आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको देखने को मिलते हैं। इसी नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया कि 21 इयर्स का जो नागरिक होगा, 21 साल का जो नागरिक होगा, उसको वोट देने का अधिकार होगा। तो जो आज के संविधान में हम लोग टॉपिक्स को पढ़ते हैं या देखते हैं, उन टॉपिक्स का जो मेंशन है, डिस्क्रिप्शन है, वो हमें नेहरू रिपोर्ट में दिखती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने वो संविधान ऐसा बना करके दिखाया। ये अलग बात है कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई, इंप्लीमेंट नहीं हो पाई ड्यू टू मेनी रीजंस, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना करके दिखा जरूर दिया। और ये बात उस समय के एक बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हुई कि भारतीयों ने ब्रिकेन हेड को जबरदस्त जवाब दिया है, रिप्लाई दिया है, और उन्होंने अपनी लिबर्टी का मैग्ना कार्टा तैयार कर दिया। हमने अपनी आजादी का मैग्ना कार्टा जो है वो तैयार किया, हमने अपनी स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा तैयार किया। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जो हमारा संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की रिप्लिका नहीं, उसकी कॉपी नहीं है। हमारा संविधान जो है वो बहुत हद तक नेहरू रिपोर्ट के पास मिलता है, बहुत हद तक वो नेहरू रिपोर्ट से जो सिमिलैरिटीज जो है उसमें आप जो है देख सकते हैं और वहां पर जो है उस चीज को आप फिट बैठा सकते हैं। तो ये कहना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है, ये टोटली रॉन्ग है, ये टोटली गलत है। इस तरीके से जो है आप भारत के संविधान को कॉलोनियल संविधान नहीं कह सकते। नेहरू रिपोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत जल्दबाजी में लाया गया, जिससे कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत के ऊपर अपनी जो उनका जो एक तरीके से कंट्रोल था उसको एस्टैब्लिश किए रखे। तो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में उन्होंने ये एक्सरसाइज किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रेजेंट कर दिया। इसीलिए तो कांग्रेस ने उसको स्लेव कॉन्स्टिट्यूशन कहा। और इस नेहरू रिपोर्ट, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिमिटेड डेमोक्रेसी को अलाउ किया गया था। इसने वॉइसरॉय की पावर को बढ़ा दिया, जिसमें यह कहा गया कि वो पार्लियामेंट को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो वोटिंग राइट्स जो थे वो बहुत लिमिटेड थे। वहां पर तो वोटिंग राइट्स केवल पॉपुलेशन के 15% को ही कहा गया था देने के लिए। द वोटिंग राइट्स वर एक्सटेंडेड टू लेस देन 15% ऑफ द पॉपुलेशन। और सबसे बड़ी बात कि उसमें तो कोई अधिकार का जिक्र ही नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। सरकार अधिनियम 1935 में कहां अधिकार थे? कोई अधिकारों की बात नहीं की गई। तो ये जो आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो आज हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, जो आज हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, ये नेहरू रिपोर्ट में मेंशन हुई। इसलिए भारत का संविधान बहुत हद तक नजदीक है, आपको नजदीकियां उसमें दिखेंगी टू नेहरू रिपोर्ट। ओके, नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नेहरू रिपोर्ट प्लस आज का संविधान, तो क्या अब ये डिबेट करना कि भारत के संविधान को जो है हमें रिराइट कर देना चाहिए? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि संविधान जो होता है वो तब तक किसी भी देश की मदद नहीं कर सकता जब तक वहां के पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल लीडर्स ना चाहें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फेल नहीं होता, संविधान फेल नहीं होता, संविधान विफल नहीं होता, विफल होते हैं वहां के नेता, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो पिछले 7 दशकों में बड़ा जबरदस्त काम किया। उसने दिखाया है कि किस तरीके से एक संविधान से जो है इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी डायवर्सिटी को आप बांधे रख सकते हैं और उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पिछले 7 दशकों से भारत का संविधान जो है इफेक्टिवली, एफिशिएंटली रन कर रहा है, काम कर रहा है। और वो तब फेल होगा जब उसके लीडर्स जो है उसको फेल करेंगे। तो रह करके
1975 का जिक्र, वो आपातकाल का काल जो है अक्सर रिकॉल कराया जाता है और कहा जाता है कि संविधान जो है वो फेल हुआ। तो संविधान उस समय भी फेल नहीं हुआ, उस समय पॉलिटिकल लीडर्स फेल हुए जिन्होंने नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर किया। नाउ अगर हम ये देखें कि अगर ये बात उठ रही है कि कई देशों ने अपना संविधान देखिए बदल दिया, उन्होंने रीराइट करने का निर्णय लिया, तो हमारे सामने ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो आज कई सालों से उसी संविधान से रन कर रहे हैं विदाउट टैम्परिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है अपने सारे मामलों को, बहुत सक्सेसफुली वो देखता है, रन करता है, और आज विश्व का एक डेवलप्ड और विकसित और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पावरफुल कंट्री है अमेरिका। तो उसने तो अपने संविधान को आज तक नहीं बदला, उसने तो इस बात पर डिस्कशन नहीं किया, वहां तो इस बात पर डिबेट नहीं होती कि भारत की जो है अमेरिका के संविधान को जो है वो बदल देना चाहिए। इसी तरीके से आप देखिए, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो इजराइल, तो ब्रिटेन में और इजराइल में तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी वो दोनों देश जो है बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। वहां तो संविधान लिखने के लिए, रीराइट करने के लिए कोई डिबेट नहीं उठी, कोई जिक्र नहीं उठा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रीराइट करना चाहिए या रीराइट नहीं करना चाहिए, इस डिबेट पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अच्छा ये है कि हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, हम अपने पॉलिटिकल सेटअप को, और जो लीडर्स हैं हमारे, उनको इतने ईमानदारी से इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए कि इस बात का डिबेट ही ना उठे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं, तो अमेंडमेंट है तो आप अमेंडमेंट करके संविधान में नई नई चीजें जोड़िए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने से अच्छा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। और दुनिया में जितने भी देशों ने रीराइट किया है, कई ऐसे देश के एग्जाम्पल मैंने लिए, देखिए उनका क्या हाल है, आज भी उनको अपना नया संविधान नहीं मिल पाया ठीक से। और ऐसे कई देश हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं किया है और बहुत सक्सेसफुली जो है उसमें वो काम भी कर रहे हैं। तो इन द केस इस डिबेट में हमें राजेंद्र प्रसाद साहब की वो लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस in it which appears to some to be objectionable from one point or the other। ये बात सच है कि हमारे संविधान में कई ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं पसंद होंगी, कई बातें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं पसंद होंगी, फ्रॉम वन पॉइंट और द अदर पॉइंट। तो ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, तो लोकतंत्र में वाद विवाद तो होता ही, उसकी जगह तो होती ही है, तो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है फ्रॉम वन पॉइंट और द अदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप संविधान को फिर से बैठ जाइए रीराइट करने के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इट्स अ जायंट टास्क। ये एक दिन का या 2 दिन का एक्सरसाइज नहीं होगा, इसमें लंबा समय लगता है, इसलिए हर दिन संविधान नहीं लिखे जाते। क्लियर? इफ द पीपल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल, राजेंद्र बाबू ने कहा कि यदि अगर वो लोग जो चुने जाते हैं, वो लोग अगर सक्षम हैं, ईमानदार हैं, कैपेबल हैं, तो वो अपने संविधान को, चाहे वो कितना भी खराब से खराब संविधान क्यों ना हो, उसमें से वो हमेशा अच्छी चीजें निकाल लेंगे। और फिर चाहे आप कितना भी बढ़िया संविधान बना करके दे दीजिए, अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं हैं, तो संविधान कभी भी, अच्छा संविधान भी कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा और संविधान फेल हो जाएगा। इसलिए संविधान तब तक राष्ट्र की मदद नहीं कर सकता, देश की मदद नहीं कर सकता, जब तक उस संविधान को लागू करने वाले, जब तक उस संविधान को जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने वाले ईमानदार नहीं होंगे, सच्चे नहीं होंगे, कैपेबल नहीं होंगे। इसलिए हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम किस में रिफॉर्म करें, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करें कि अपने पॉलिटिकल सेटअप में रिफॉर्म करें, अपने पॉलिटिकल लीडर्स में रिफॉर्म करें। वहां हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। So that's all from this video lecture. Okay, thank you and Jai Hind.